के लिए महामना पहले से भी हमारे बीएन मंडल साहब उसमें भी प्रयास किए थे कि समता मूलक समाज, सबको बराबर अधिकार मिले, सबको बराबर प्रतिष्ठा मिले। और जब तक यह गुण नहीं आएगा, जब तक इसको हम समावेश नहीं करेंगे अपने देश में, शिक्षा नीति को आप कहीं से कहीं ले जाइए। आप चाहते हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़े, आप चाहते हैं कि लिटरेसी का रेट बढ़े, बढ़ भी रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। आप प्रायोरिटी जो देखते हैं शिक्षा देने की, उसको भी आप देख रहे हैं, आप बदल रहे हैं कि कैसे शिक्षा दी जाए। आज क्या कहा जाता है कि ऐसी शिक्षा दें कि लोगों को रोजगार के लिए कहीं जाना नहीं पड़े। द पर्सन शुड नॉट बी द जॉब सीकर बट इट शुड बी जॉब देने वाला हो और सीकर नहीं हो। ये इस तरह की बातें हो रही हैं। और आप देखें आज पूरे देश में मेक इन इंडिया, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया, सारी चीजें हो रही हैं। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द एजुकेशन। आज हमारे पास वाईफाई है, सारी चीजें आप यहाँ बैठकर अपने कॉलेज में अपने सीट पर बैठकर सारा अध्ययन कर सकते हैं। ये सुविधाएं दी जा रही हैं, बदलते परिदृश्य यही है। लेकिन दूसरा एक सिक्का का दूसरा पार्ट भी, कहते हैं हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ब्राइट दूसरा डार्क। हमारे यहाँ ब्राइट पहलू भी हैं, जेएनयू भी है, डीयू भी है, लेकिन उसके साथ साथ बीएन मंडल यूनिवर्सिटी भी है। हम लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। हमारे माननीय फॉर्मर वाइस चांसलर ने भी कहा कि चीजों को आप कैसे देखते हैं। आज मैं बताना चाहूंगा 9,000 से अधिक कॉलेजेस बन गए हैं हमारे देश में। 40,000 से अधिक हमारे देश में कॉलेज बन गए और 900 समथिंग हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय बन गए। हमारे बिहार में ही देख लीजिए, एक समय था कुछ विश्वविद्यालय 2-3 हुआ करता था और आज हमारे यहाँ 18 विश्वविद्यालय इस बिहार स्टेट में। कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन लड़कों का पॉपुलेशन के अनुसार जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उसकी भी संख्या बढ़ रही है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 7 से बढ़कर 9 और 10 होने जा रहा है। महिलाओं की लिटरेसी, जहां पर मेल और फीमेल जेंडर में डिस्पैरिटी थी, अब ऑलमोस्ट इक्वल होने चला जा रहा है। आज महिलाओं की शिक्षा के लिए सरकार भी तत्पर है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे भारत सरकार हो। और इस अनुसार अगर आप देखेंगे हायर एजुकेशन में, पर्टिकुलरली पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप जाएं तो लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है या नहीं, तो लड़कियों की संख्या ही अधिक। लोअर लेवल पर अंडर ग्रेजुएट में आप देखें तो ऑलमोस्ट जो है इनकी संख्या 47 to 50% लाइक दैट है। लेकिन अगर नीचे लेवल पर आप देखें तो वहां पर थोड़ी संख्या कमती है। और इसीलिए बिहार सरकार ने भी कई योजना चलाए कि महिलाएं स्कूल आए, बच्चे स्कूल आए, जेंडर फीमेल जेंडर के लड़कियां जो है वो स्कूल आए, उनके लिए तरह तरह की सुविधाएं दी जाने लगी। मिड डे मील की व्यवस्था की गई, साइकिल योजना की व्यवस्था की गई, पोशाक की व्यवस्था की गई और यहाँ तक आज के तारीख में कन्या उत्थान योजना का भी व्यवस्था किया गया कि जो भी बच्चियां इस साल पास करेंगी और पास कर चुकी हैं ग्रेजुएशन, उनको 25,000 रुपया मिलेगा। और इतना ही नहीं, टेक्निकल एजुकेशन में बिहार सरकार ने और भारत सरकार ने भी अलग अलग योजनाएं चलाई हुई है। ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है कि हमारे बच्चे, हमारे बढ़ता हुआ जो पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, दे कैन लर्न मोर एंड मोर और एट पार विद द अदर डेवलप्ड कंट्री। कहा गया पहले ब्रिक का एक सर्वे हुआ था, ये 14 का सर्वे था, उसमें हमारे देश 100 यूनिवर्सिटीज को उन्होंने कंपेयर किया था, उसमें हमारे देश का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आया। बाद में फिर 14 के बाद फिर सर्वे हुआ, उसमें हमारे देश के 3 यूनिवर्सिटीज उसमें आई, जिसमें IIT और दूसरा BHU और एक और JNU, ये 3 यूनिवर्सिटी उस कैटेगरी में आए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी संख्या डिटोरिएट कर रही, हमारी संख्या बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इन बच्चों में, इनमें कब जागरूकता आएगी, इनमें कब सोच होगा। बहुत अच्छी बात कही रवि साहब ने, सभी कन्हैया नहीं बन सकता है और कन्हैया बनते बनते भी उसको दिक्कत हो रही है कि राजनीति में आए तो कैसे आए। और मैं यह बताना चाहूंगा 74 के बाद से लगातार अगर कोई भी विद्यार्थी ये सोचता है कि हम जो नेता के लिए कॉलेज में या करके हम नेता बनेंगे और MP MLA बनेंगे, तो हम समझते हैं उसकी एक झूठी धारणा है, उसकी सोच गलत है। वो आगे बढ़ सकता है, उस
उसका एक ही माध्यम है शिक्षा। शिक्षा जो कहा जाता है बहुत दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई अस्त्र है तो वह शिक्षा। और शिक्षा के बिना अगर कोई चाहता है कि हम कोई चीज प्राप्त कर लें तो वह क्षणिक होगा। और साथ साथ यह भी बताना चाहूंगा हम बच्चों को कि आप जितना भी पढ़ लें, बिन गुरु ज्ञान कहां से पावे। बिना गुरु का आपको ज्ञान नहीं होगा। अगर बिना गुरु का ज्ञान होता तो भारतवर्ष 15% से अधिक पैसे अपने टोटल बजट में शिक्षा पर खर्चा नहीं करता। इतने कॉलेज नहीं खुलते, इतने विश्वविद्यालय नहीं खुलते, इतने सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खुलती। पहले गिने चुने सेंट्रल यूनिवर्सिटी 12, 15, 16 हुआ करते थे। आज 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आपके स्टेट में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, विश्वविद्यालय भी खोली जा रही है। इसलिए कि विश्वविद्यालय में कम कॉलेज होगा, कंसंट्रेशन अधिक होगा और अच्छी पढ़ाई होगी और बच्चे अधिक अच्छे करेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ डिग्री लेने से आप शिक्षित हो गए, अभी बड़ी अच्छी बात कही हमारे प्रोफेसर के मंडल साहब ने कि गांधी जी कहा करते थे कि अगर चरित्र लॉस्ट हो गया तो लॉस्ट एवरीथिंग। सबसे पहले यह जानना होगा कि चरित्र है क्या। कह सकते हैं कि यह चरित्रवान है और यह चरित्रवान नहीं है, उसका भी एक आयाम आपको सोचना हो कि चरित्र बनाने के लिए क्या क्या चीज, उसमें क्या क्या अवयव है कि किसी को हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति और यह बच्चा चरित्रवान है। उसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। शिक्षा ही हमें बताती है कि चरित्रवान मतलब क्या होता है और चरित्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं। बिना शिक्षा का चरित्र का निर्माण ही संभव नहीं है। इसीलिए शिक्षा को हम लोग दरकिनारे नहीं कर सकते। और मैं यह भी बताना चाहूं, पहले भी मैं कई दफे बोल चुका हूं, रवि साहब हमने पहले भी कहा है, अगर बच्चों को ज्ञान कोचिंग में हो जाता, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही ज्ञान की प्राप्ति होती, तो आज इतना खर्च जो पूरे बजट का 15 से 20% शिक्षा में दी जाती है, क्यों दी जाती? तब तो बच्चे अपने आते कोचिंग जाते, वहीं से पढ़ाई कर लेते। क्यों इतने शिक्षक की बहाली की जाती है? क्यों इतने कॉलेज खोले जा रहे हैं? इसलिए बच्चों, जब तक आप क्लासरूम में नहीं आओगे, यह मंदिर है, मंदिर में जब तक आप नहीं जाएंगे, शिक्षा रूपी मां का दर्शन सरस्वती का कभी नहीं हो सकता है। चाहे आप कहें सरस्वती भवन है, सरस्वती सदन है, जहां पर आपको शिक्षा प्राप्त होगा और साथ साथ शिक्षा के साथ चरित्र का भी निर्माण आपका है। हम कितना भी परिदृश्य को बदल दें, चुनौतियां अनेक हैं, हम मानते हैं, चाहे वह वित्त का चुनौतियां हो, चाहे बदलता ये रोजगार की चुनौतियां हो, चाहे शिक्षा नीति की चुनौतियां, लेकिन सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे लिए है, आपके लिए है कि शिक्षा का कैसे पूर्ण ग्रहण करें और शिक्षा को आप कैसे आत्मसात करते हैं और अपने को चरित्रवान कैसे बनाते हैं। इसकी जरूरत नहीं है कि आप 10 लड़के मिलकर 25 लड़के आए और गेट में किसी को भेज दिए। कौन है भाई आप? मैं राजस्थान। आप क्या हैं? तो मैं इसका, मैं उसका, मैं उसका। अरे why do you need all these political party here? You simply say, I am your student, sir. I have these problems. Kindly solve my problem. You don't say कि हम फलाने किसी दल से जुड़े हुए। हमारे लिए विद्यार्थी ही प्रधान है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि विद्यार्थियों की समस्याओं को हम अति शीघ्र, जितना जल्दी हो उसका समस्याओं को हम समाधान करें। लेकिन इतनी पुरानी सब समस्याएं चली आ रही हैं, ट्रेनिंग कर रहा है पिछले 25 और 27 साल से। सेशन इनके सत्र लेट थे, 3 सत्र तक, 3 साल लेट चल रहा था। पिछले 1 महीने के अंदर में हमने 65 एग्जाम लिए हैं, 85 में 65 का हम रिजल्ट दे चुके हैं सिर्फ 1 साल के अंदर। और आज इस कगार पर हम खड़े हैं कि 18 में ही मेरा टारगेट था, 18 के दिसंबर तक मैं सारे सेशन को रेगुलर कर दूंगा। लेकिन जब डिवीजन हुआ तो कुछ समस्याएं आ रही हैं परीक्षा लेने में, उसका रिजल्ट निकालने में। हम जानते हैं और हम चाहते हैं कि हम इसको 20 दिन में रिजल्ट निकालें, तो हमारी समस्या हो जाती है कि वहां से मार्क्स नहीं आता। काउंटर पार्ट से जब मार्क्स नहीं आता है तो हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। इन सब समस्याओं के बावजूद भी, सीमित संसाधनों के बावजूद भी, एक जो होता है शिक्षक का कर्म, मैं उसी कर्म को कर रहा हूं और मेरा प्रयास है, मैंने स्टेप वाइज पहले भी बनाया था, मैं बताना चाहूंगा
कि शिक्षा का सबसे बड़ी बातें होती हैं कि आप शिक्षक का कॉन्फिडेंस जीतिए, आप विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस जीतिए, आप गार्जियन को अपने विश्वास में लाइए, कर्मचारियों को अपने विश्वास में लाइए। और हमने ये पूरे 1.5 साल में ये तीनों कार्यक्रम पूरा कर दिए। आज मेरे विद्यार्थी भी बड़े, आपको मैं बताना चाहूंगा, एक्सेप्ट फ्यू 80 से 90% हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो सब बहुत हो गए। शिक्षकों से कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे किससे बात करनी चाहिए, ये सारे बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव है, ऐसी उच्च शिक्षा का एक परिदृश्य में यह बदलाव है जो चारित्रिक बदलाव है, सामाजिक बदलाव है। इसके लिए न नीति निर्धारण है, ना कोई कानून है, ना कोई कायदा है। ये मन के विचार को परिवर्तन करने के लिए, दिस इज द केस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। हाउ यू आर मेकिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन द हार्ट ऑफ द स्टूडेंट और द टीचर। हम किसी टीचर को कभी कुछ नहीं करते। हम पहले भी कहा, हमने बड़ी प्रतिष्ठा हम करते हैं, लेकिन उनको हम कहते हैं, और कर्मचारियों को भी कहते हैं, you should have the commitment for your university, from where you are getting the money, and entire family is running under that amount which you are getting from this university. So that is only one of the centers for which you should have the commitment. Your commitment to the family, no doubt, but family depends again upon your commitment if you have for the university. If you don't have that for the university, from where you are getting the money for the nurture of your बच्चे, children, kids, उसके लिए आपको कमिटमेंट होना चाहिए। आप मन में ये सोचें कि when I am getting such a huge amount per month from the university, हमें जब इतना अच्छा पैसा मिलती है, इतना अच्छा सैलरी मिलता है, तो मेरा फर्ज क्यों नहीं बनता है कि हम लड़कों को बेहतर शिक्षा दें। आप कोशिश करके देखें, आप प्रयास तो करें। और फिर मैं बोलना चाहूंगा कि प्रयास करने वाले कभी हार नहीं होते, वो हमेशा सफल ही होते हैं। समय का अभाव है, मैं बदलते परिदृश्य के बारे में इतना ही कहूंगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे, हमारे विचार नहीं बदलेंगे, नीतियां बदलेंगी, उससे कुछ लोग फायदेमंद होंगे, लेकिन समाज उससे लाभान्वित नहीं होगा। चाहे हम 68 से स्टार्ट करें, 14 तक आए, डिजिटल इंडिया बना दें, लेकिन बच्चे सोशल मीडिया में ही अपनी बातों को रखते हैं और दे डोंट पुट एनीथिंग इन पॉजिटिव मैनर। जब भी वो अपनी बातों को रखते हैं तो निगेटिव अप्रोच के साथ रखते हैं। तो बच्चों में पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। जाने की, जैसा इन्होंने कहा कि पिपासा जिसको कहते हैं, ललक होनी चाहिए शिक्षा को पाने के लिए, मन में एक भावना होनी चाहिए। हमारे मिसाइल मैन जिनके बारे में कहा गया, जो भूतपूर्व हमारे राष्ट्रपति भी थे, अब्दुल कलाम आजाद, जिनके लिए सभी लोगों का श्रद्धा से सर झुक जाता है, वो एक बात कोटेशन वो कहा करते थे, इफ यू आर पंक्चुअल टू योर ड्यूटी देयर इज नो नीड टू सैल्यूट एनीवन। इन अदर वर्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इफ यू आर सैल्यूटिंग योर ड्यूटी और इफ यू आर पंक्चुअल ऑन योर ड्यूटी, अगर अपने कर्तव्य के साथ आप जुड़े हुए हैं तो आपको किसी को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कर्तव्य से, अपने कार्य से, अपने काम कर्म को समझिए कि हमको क्या करना है। अगर उससे आप जुड़े हुए हैं, हम समझते हैं किसी को और विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं है, कुलपति के पास आने की भी जरूरत नहीं है। आप शिक्षक रूप में बहाल हुए हैं, आप यही सोचिए कि मैं शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त होऊंगा। आपके मन में यह ललक क्यों होती है कि हम प्रिंसिपल बन जाए? अगर आप कोई प्रोफेसर बनता है तो दुनिया में प्रोफेसर से बड़ा कोई पद है ही नहीं पूरे संसार। और चर्चा लोग करते हैं हमारे प्रिंसिपल हम बने तो हम बने तो हम। अरे प्रिंसिपल का कोई तुलना है? हम नहीं कह रहे कि प्रिंसिपल का पद खराब है, हम उनको अब्यूज नहीं करते, लेकिन हम कंपैरेटिवली बोल रहे हैं प्राचार्य महोदय, बुरा नहीं माने। और शिक्षकों को जो आदमी प्रोफेसर आज हुए, प्रोफेसर का एक अलग इंटीग्रिटी होती है, और वो चाहते हैं कि आप प्रोफेसर बना दिए हमको तो हमको प्रिंसिपल बना दीजिए सर। अरे आप ये कहिए कि हमको सर कहीं भेजिए, बाहर में ट्रेनिंग करें, कहीं पर जाके हम रिसर्च में भाग लें। क्योंकि यह भी बताना चाहूंगा, हम चाहे नेक का प्रोग्राम हो, चाहे NIRF का, NRIF आज नया टर्म जुड़ा है जिसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फोरम। जितने भी नेक एक्रीडेटेड कॉलेजेस हैं NRIF के तहत उसका भी रैंकिंग
किया जाता है कि इनका पूरे देश में रैंक इसका क्या है। तो इस तरह कई क्वालिटी एजुकेशन के सुधार के लिए कई बातें चल रही हैं। सरकार काफी चिंतित है। अगर चिंतित नहीं कोई है तो वो हम हैं और आप हैं। हम भी अगर उनकी चिंता के साथ जुड़ेंगे तो हम समझते हैं कि शिक्षा का जो मतलब है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है सिर्फ कि नौकरी पाना। शिक्षा का उद्देश्य सबसे प्रथम है कि अपने आप को चरित्रवान बनाइए, अपनी ड्यूटी को और कर्तव्य को समझिए। अगर इन दोनों चीजों को आप समझते हैं तो नौकरी खुद आपके दरवाजे पर आएगी कि हमारे यहाँ चलो। आपको किसी के दरवाजे पर जॉब सीकर बनने की बात नहीं होगी। अगर आईएएस ऑफिसर आप बनते हैं या बीपीएससी में क्वालिफाई करते हैं या डॉक्टर बनते हैं, आपके पास लोग आएंगे, आप क्यों दूसरे के पास जाएंगे? वो समय है, बदल रहा है परिदृश्य बदल रहा है और आने वाले हम समझते हैं